नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि कोरोना काल के इस अवसर को आत्मनिर्भरता में बदला जाए। इधर चीन की गुस्ताखियों ने भी हिंदुस्तान की सोच को बदलने का मौका दिया है। इन दोनों हालात का असर अब कुछ ऐसा है कि यूपी कारोबारियों की पसंद बन रहा है। हालांकि इसके पीछे यूपी सरकार की कोशिशों और कामकाज के तौर तरीकों का भी बड़ा योगदान है। बहरहाल, खबर यह है कि अब यूपी में बड़ा टॉय हब बनाने की तैयारी है और इसके लिए टॉय एसोसिएशन ने 50 एकड़ की जमीन तय कर ली है। अगले 1.5 साल के भीतर हिंदुस्तानी खिलौने चाइनीज खिलौनों की जगह ले लेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। चाइनीज खिलौनों से खुली जंग में पिछड़ रहे भारतीय खिलौनों के सिर्फ शोरूम में सजे रहने के दिन लदने वाले हैं। इन खिलौनों को देखकर आपने इन्हें खरीदने की ललक दिखाई होगी, लेकिन जैसे ही आपको कोई इससे सस्ता चाइनीज खिलौना दिखा होगा, हो सकता है इसे छोड़कर आपने उसे थाम लिया हो। लेकिन अब भारतीय खिलौना बनाने वाले उद्यमियों के दिन बदलने की तैयारी है। चाइनीज खिलौनों के तामझाम और उनकी कीमत की वजह से भारतीय खिलौनों को कड़ी चुनौती मिलती रही है, लेकिन अब टॉय हब बनने जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय खिलौनों का बाजार में जलवा होगा। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 33 में टॉय क्लस्टर बनाने का फैसला यूपी सरकार ने किया है और इसके लिए 50 एकड़ की जमीन तय कर दी गई है। अब कहा यह जा रहा है कि इस इंडस्ट्री की स्थापना के बाद प्रदेश में रोजगार की नई संभावनाएं बनेंगी और उत्तर प्रदेश के राजस्व का नया स्रोत भी। इस अवसर के ऊपर जिस समय टॉय मैन्युफैक्चरिंग के हमारे इंडस्ट्री सामने आए हैं तो ये महत्वपूर्ण बात है। सरकार उनकी हर स्तर के ऊपर मदद करेगी। आप समझोगे लॉकडाउन के समय जिस समय पूरा दुनिया रुकी हुई है, उस समय हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं और लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश की। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे के औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ के मुताबिक ये पूरा हब चीन को टक्कर देने के लिए तैयार किया जाना है। इसके लिए 50 एकड़ की जमीन टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही 50 एकड़ की व्यवस्था को ओपन रखा जाएगा ताकि दूसरे देशों के टॉय एसोसिएशन अगर आना चाहें तो आएं। अथॉरिटी की इस कवायद से शुरुआत में 2000 करोड़ का निवेश होगा, जिससे 25,000 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। बाद में ये निवेश बढ़कर 25 से 30,000 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है और 2.5 लाख लोगों को रोजगार का फायदा मिल सकता है। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अभी 50 एकड़ की मांग की है और 80 यूनिट्स के लिए मांग की है, जिसमें 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर और 4000 मीटर के प्लाट मांगे गए हैं और वो इसमें लगभग 25,000 लोगों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं और लगभग 1600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस संबंध में जो ज़मीन उन्होंने पसंद की वो सेक्टर 33 में है और ज़मीन पसंद आ गई है, लेकिन हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि इनको टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया को देने के साथ साथ वहाँ पर और भी 50 एकड़ ज़मीन जो है ओपन स्कीम खोली जाएगी, जिससे कोई भी देश में और भी जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकें। भारतीय खिलौनों की चुनौतियां चीन के खिलौने कई लिहाज से बढ़ाते हैं। इसमें बेहतर फिनिशिंग के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चुनौती होती है और कीमत भी कम होना एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि देश भर में चीन के खिलाफ बने माहौल को लेकर टॉय एसोसिएशन का मानना है कि 2002 से पहले की स्थिति लौट सकती है। वर्तमान में जितने भी टॉय मैन्युफैक्चरर्स बिखरे हुए हैं, उन सबको एक जगह पे लाके उनकी इंडस्ट्री लगवाना और वहाँ पे चूंकि हमें कंपटीशन करना है बाहर की इंडस्ट्री से, यहाँ पे बढ़िया खिलौना बने जो बच्चों को नुकसान ना दे, ऐसे वहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना के उनको नए नए इनोवेशंस करना, नए नए R&D करना, उसमें मानक के जो अच्छे मानक के खिलौने हैं जो बच्चों को नुकसान न दे वैसे खिलौने बनाना, और फिर वहाँ पे ऐसा रिसर्च सेंटर भी खुलेगा जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से आके खेलेंगे और उसके द्वारा हम जज करेंगे कि बच्चे किस तरह के खिलौने खेलने में अपने आप को कंफर्टेबल और अच्छा महसूस करते हैं। ताज़ा हालात में भारतीय बाजार में 80% चाइनीज खिलौनों का बोलबाला है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर बनने की वकालत लगातार कर रहे हैं और एसोसिएशन इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है,
तो माना जा सकता है कि 2 साल बाद ये तस्वीर बदलनी शुरू हो सकती है। भारत चीन से होने वाले खिलौने के आयात में आत्मनिर्भर हो जाएगा और खिलौने यहीं पर बनेंगे और भारत में ही बनेंगे, भारत में ही बिकेंगे और दुनिया भर में बेचे जाएंगे। अगर अभी बात करें तो चाइना का बहुत बड़ा बाजार है भारत के अंदर, लेकिन अब इसको खत्म करने के लिए भारतीय व्यापारियों ने ठानी है न सिर्फ इससे रोजगार के द्वार खुलेंगे बल्कि चीन पर निर्भरता भी कम होगी और इसकी शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश से। कैमरा वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। और कोरोना के दौर में कारोबार की बात चली है तो बाबा रामदेव की बात भी करना जरूरी है, जिनकी दवा कोरोनिल विवादों में रही है। इस पर आयुष मंत्रालय ने प्रचार करने पर रोक लगा दी थी, साथ साथ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया था। अब बाबा रामदेव ने जवाब भिजवा दिया है। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ हुई जुबानी हमलों को ड्रग माफियाओं की बड़ी साजिश बताया है। बाबा रामदेव बुधवार को मीडिया के सामने बड़े गुस्से में नजर आए और इसका नाम भी बदलकर श्वासारी कोरोनिल कर दिया गया है। कोरोना से जूझ रही दुनिया और देश के सामने दवा के तौर पर विकल्प रखने की पहल करने वाले बाबा रामदेव अपनी दवा से सुर्खियों में जरूर आए, लेकिन महज कुछ ही घंटों के भीतर आयुष मंत्रालय की तरफ से रोक ने उन्हें विवादों में ला दिया था। दवा और प्रयोगों को लेकर सवालों में घिरे योग गुरु रामदेव लगातार इसे लेकर सफाई देते रहे। उनके संस्था की तरफ से इसे लेकर बार बार स्थिति साफ की जाती रही, लेकिन सवालों का सिलसिला थमा नहीं। बुधवार को एक बार फिर बाबा रामदेव मीडिया के सामने आए। उन्होंने दवा को लेकर सफाई दी। हालांकि इस बार बाबा रामदेव नाराज दिखाई दिए। उन्होंने अपने ऊपर हमलों को लेकर गुस्सा भी जाहिर किया। चौकीदारी, स्वामी रामदेव जमींदारी करने वाले अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर के यहाँ तक आए। क्या किया? योग आयुर्वेद का यश बढ़ाया। अब कुछ लोगों को मिर्ची लगती है योग आयुर्वेद के वेदों के भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष से। ये तो ठीक नहीं है ना। अरे आपको आपत्ति है स्वामी रामदेव से, खूब गाली दो। हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। आपको आचार्य बालकृष्ण से आपत्ति है तो खूब हमारी निंदा करो, तिरस्कार करो, लेकिन आखिर इतनी तो हमदर्दी रखो उन लोगों के प्रति भी जो बेचारे कोरोना से पीड़ित हैं, जो बीपी से, शुगर से, थायराइड से, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस से, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से, कैंसर से पीड़ित हैं। आखिर ऐसे करोड़ों लोगों को जीवन दिया है पतंजलि ने। बाबा रामदेव ने खुद के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। बाबा रामदेव ने आयुष मंत्रालय की तरफ से दिए गए बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि पतंजलि ने सही दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उनके मंसूबों पर पानी सा फिर गया है जब आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है और कोरोना से तड़पती इस मानवता के लिए पतंजलि ने एक राइट डायरेक्शन में जो काम करना शुरू किया है, अब उसकी मैं नहीं कहता कि प्रशंसा कीजिए, हमें सत्कार की चाहना नहीं है, लेकिन तिरस्कार तो मत कीजिए। ये खाली आयुर्वेद। बाबा रामदेव के मुताबिक उन्होंने जो क्लिनिकल ट्रायल किए हैं उसकी पूरी रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को सौंपी है। हमने पेशेंट्स के अंदर देखा कि सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हो रही हैं। जो भी कंट्रोल ग्रुप में जो प्लेसिबो ग्रुप था उसकी तुलना में, जिनका 282-300 तक, जिनको IL 6 लेवल हो गया था, वो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल पर आ गए, सीधा लगभग 300 से 3 पर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। इस साइटोकाइंस के तूफान को कंट्रोल करना
फिर इसके जो भी वायरस लोड हैं या और दूसरी जो चीजें हैं, क्या क्या उसके अंदर भीतर परिवर्तन हुआ रोगी के अंदर, उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। और किस तरह से कोरोना के सिम्टम्स के ऊपर, उसके व्यक्ति के सिस्टम के ऊपर ये औषधियां काम करती हैं आयुर्वेद की। जो भी देखना चाहे उस क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की पूरी रिसर्च वो हमने आयुष मंत्रालय को जमा की हुई है। लगभग सारी योग गुरु ने इशारों में अपने विरोधियों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को पच नहीं रहा कि एक भगवा वस्त्र पहनने वाला मेडिकल साइंस के सवालों का जवाब ढूंढ रहा है, वो भी ऐसा जवाब जो आयुर्वेद में पहले से ही दर्ज है। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? ये किस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? हमने योग आयुर्वेद की रिसर्च के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इस देश के लोगों की ताकत से, उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह से। और अभी मैंने कहा ये तो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के डाटा सामने रखे तो पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान सा उठा, और उन्हीं के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बनाए हुए रिसर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने ये कार्य आगे बढ़ाया है। अब ये कार्य और आगे बढ़ेगा और हम इस पूरे अनुसंधान को और बहुत दूर तक लेकर के जा रहे हैं। सामान्य बाबा रामदेव ने लाइसेंस पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। इसमें लाइसेंस किसी और चीज के लिए लेने और काम कुछ और करने का आरोप बाबा पर लगाया गया है। तो एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूलें हिल गई उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे? एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता, एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? गिलोय, तुलसी, स्वासारी और अश्वगंधा। ये बाबा रामदेव ने अपनी जात, संन्यास और दर्ज एफआईआर को लेकर भी नाराजगी जताई है। योग गुरु ने कहा कि देश और दुनिया के करोड़ों लोगों को योग से स्वस्थ करने के बावजूद आज के दौर में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों के प्रति संवेदना रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विवाद दवा को लेकर है। दबाव किसका है ये भी साफ कर दिया है बाबा रामदेव ने, लेकिन सच्चाई ये है कि कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और कानून जब सार्वजनिक संपत्ति या किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का हो तो फिर सरकार की कवायद को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। यूपी की योगी सरकार ने लखनऊ में हुई नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा पर जिस तरह से सख्ती दिखाई, उसने एक नई ताकत दी है, एक नया नजरिया दिया है, जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी फॉलो कर रहे हैं। हालांकि यूपी में वसूली के लिए बने मॉडल को लखनऊ से निकलकर पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ और डोनाल्ड ट्रंप का सीधा रिश्ता भला क्या हो सकता है? ये सवाल अगर आपके जहन को खुरच रहा है तो इसका जवाब है हमारे पास। लेकिन उससे पहले ये साफ कर दें कि दोनों का कोई कूटनीतिक रिश्ता सीधे सीधे नहीं है, बल्कि ये एक जैसे हालात का सामना करने के बाद उपजी सोच और हल ढूंढने के तौर तरीके से बना रिश्ता है, जिसमें अब योगी की लकीर पर डोनाल्ड ट्रंप चलने की तैयारी कर रहे हैं।
कहानी थोड़ा उलझ गई। आपको यही लग रहा है ना कि बिल्कुल सीधी है और सपाट है। दरअसल दिसंबर 2019 का वक्त आपको याद होगा जब यूपी में नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा की लपटें उठी थीं। लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने कानून को हाथ में लेते हुए पथराव, आगजनी और सरकारी प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। तब योगी सरकार ने ऐसे लोगों से निपटने का फॉर्मूला निकाला। उनकी पहचान को न केवल सार्वजनिक करना शुरू किया था, बल्कि नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें नोटिस भी थमाई गई। इसके लिए शहरों में पोस्टर लगवाए गए, पैम्फलेट छपवाए गए और मोहल्लों में तस्वीरें चस्पा की गई। हालांकि मामला कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचा, प्रक्रिया पर सवाल भी उठे, लेकिन नुकसान की भरपाई नुकसान करने वालों से की जाए, इस पर योगी सरकार सवालों से बरी हो गई। अब कुछ इसी तर्ज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चल पड़े हैं। नस्लवादी सोच के खिलाफ प्रदर्शन में जिस तरह से अमेरिका में दंगे भड़के, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, उसने ट्रंप को योगी के फॉर्मूले पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। अब ट्रंप भी ऐसे लोगों की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट कर लोगों से पहचान करने की अपील कर रहे हैं, साथ ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए सजा का ऐलान कर रहे हैं। ट्रंप की मदद कितने लोग करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन यूपी सरकार ने इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए अध्यादेश भी बना दिया। सरकार की ओर से नुकसान की वसूली के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई को लेकर लोगों ने जब कोर्ट की शरण ली तो कोर्ट ने भी इसे गलत ठहरा दिया। हालांकि अब इस मामले में ऐसे लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, खासकर वो लोग जिन्होंने लखनऊ में हिंसा फैलाई थी, जिसमें बड़ी भूमिका होगी इससे जुड़ा मसौदा तैयार करने वाले नोडल ऑफिसर की। जो संपत्ति की क्षति का आकलन हुआ है उसका उनसे वसूली करने के लिए जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी के आधार पर, यानी प्रत्येक व्यक्ति पूरे नुकसान के लिए जो संबंधित थाना क्षेत्र की जो रिपोर्ट है, उस थाने में जितना नुकसान हुआ उसके लिए उत्तरदायी पाए गए सभी व्यक्ति सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इस आशय का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात जब उसकी अवधि पूरी हो गई 1 माह की, जिसमें स्वयं लोग जमा कर सकते थे और उनके द्वारा फिर भी पैसा जमा नहीं किया गया, तो हमारे यहाँ से आरसी सर्टिफिकेट्स कोर्ट से जारी हुए हैं, जिसको तहसीलदार सदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उनकी संपत्तियां कुर करके अटैच करके तहसीलदार सदर द्वारा बाकी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के इस मॉडल को पूरे प्रदेश में भी लागू किया गया। यूपी में योगी सरकार की इस कवायद से केंद्र सरकार भी सहमत नजर आई थी। उसने इसे यूपी मॉडल का दर्जा दिया। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट। सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, बल्कि उस शिक्षा व्यवस्था का भी है जो भविष्य की एक नई पीढ़ी तैयार करती है। लेकिन हालात देखिए, जिस महकमे के पास ये पूरा जिम्मा है उसकी खुद परीक्षा चल रही है। परीक्षा खासकर फर्जी शिक्षकों के मामले में लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अब तक कई जिलों में फर्जीवाड़े के अलग अलग केस भी सामने आ चुके हैं। शिक्षा विभाग के इन दफ्तरों को लेकर आपके मन में तमाम तरह की शंकाएं अगर हैं तो वाजिब है, क्योंकि किसी भी जिले में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का सीधा सवाल यहीं आकर खड़ा होता है। और अब जब मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे प्रदेश में शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है तो तस्वीर खुद ब खुद साफ होती जा रही कि किस तरह पूरे प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के सहारे यूपी में शिक्षकों की भर्तियों का खेल खेला जाता रहा है। बहुचर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण की जांच एसटीएफ कर ही रही है। इसके साथ ही जांच के बढ़ते दायरों से कई और तरह के शिक्षा विभाग में खेल सामने आ रहे हैं। इनमें सिर्फ शैक्षणिक दस्तावेज ही नहीं, बल्कि एक ही पैन नंबर का इस्तेमाल कई शिक्षकों की भर्ती में होने जैसे मामले भी जुड़ गए हैं। अब जो नया खुलासा लगातार भर्तियों में जाली दस्तावेजों का सामने आ रहा है वो बीएड की डिग्री से जुड़ा है। तो पहले फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज, फिर फर्जी पैन नंबर का इस्तेमाल और अब फर्जी बीएड की डिग्री। अगर कार्रवाई के लिहाज से देखें तो अब तक फर्जी शिक्षकों के 18 मामले वाराणसी में सामने आ चुके हैं। कन्नौज में फर्जी 13 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। बाराबंकी में 6 फर्जी शिक्षकों के साथ एक चपरासी मिला है। कौशाम्बी में 5 शिक्षकों की बीएड डिग्री फर्जी पाई गई है। पूरे प्रदेश में एक पैन नंबर टीचरों की ओर से इस्तेमाल के 192 मामले सामने आए हैं।
ये सारे मामले बताते हैं कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और सालों से दीमक की तरह चाटते हुए इन्होंने पूरी व्यवस्था को ही खोखला कर दिया है, क्योंकि इनमें से तो कई मामले पुरानी सरकारों के दौर से जुड़े हैं। अब इन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। SIT की जांच के बाद जो 28 देश की सूची मिली है पूरे प्रदेश की, उसमें कन्नौज जनपद में 13 शिक्षक ऐसे जो फेक पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको बर्खास्त किया गया तथा उन पर रिकवरी के आदेश किए गए और मतलब संबंधित समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अलग अलग जिलों में फर्जी शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो लिस्ट में था नाम 192 ऐसे प्रकरण थे जिनके नाम और पैन नंबर एक ही हैं। तो कुछ शिक्षक ऐसे थे जिनका पैन नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर एक है। तो इनके सभी के हमने वेतन रोकते हुए और हमने इनका वेतन रोकते हुए मूल अभिलेख मंगाए हैं सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से, जिसमें पैन नंबर और आधार और सभी कुछ। तो इसका वेरिफिकेशन हम लोग अपने स्तर से कराएंगे। अनामिका शुक्ला मामले के सामने आने से जिस तरह विभाग की किरकिरी हुई, उसने न केवल सरकार को सावधान किया बल्कि सरकार की आंख भी खोल दी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़े हों, बल्कि चिकित्सा शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के दस्तावेजों की भी जांच शुरू करवा दी। जांच शुरू होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार की चुनौती इन फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद भी बढ़ेगी, क्योंकि सालों से शिक्षा विभाग से तनख्वाह उठाने वाले इन फर्जी शिक्षकों से रिकवरी कैसे होगी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अब तक इन्होंने करोड़ों रुपए का सरकारी खजाने को चूना लगाया है। इसी के साथ एक दूसरा और सबसे अहम सवाल ये है कि फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई कर उन्हें हटा तो दिया जा रहा है, लेकिन इनकी नियुक्ति कराने वाले बिचौलियों और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या शिकंजा कसा जाएगा? क्योंकि ये तो महज मोहरे हैं, जबकि शिकारी कोई और। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।